अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और ये बहुत आसान सा प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेनी पड़ेगी, फिर इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता क्या है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करते वक्त लीगल फॉर्म के मुकाबले में आपको उसके इकोनॉमिक सब्सटेंस को देखना चाहिए। अगर इकोनॉमिक सब्सटेंस लीगल फॉर्म पे सबकत दे जाता है तो आपको फिर लीगल फॉर्म को नहीं देखना है और इकोनॉमिक सब्सटेंस के मुताबिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब सबसे पहला सवाल हमारे पास ये पैदा होता है कि इकोनॉमिक सब्सटेंस क्या चीज़ है, और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि लीगल फॉर्म क्या चीज़ है। तो आइए पहले हम इकोनॉमिक सब्सटेंस और लीगल फॉर्म को समझते हैं। तो इकोनॉमिक सब्सटेंस का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने का इकोनॉमिक कमर्शियल पर्पस था क्या, उस पर्पस को जो है हम कहते हैं सब्सटेंस, इकोनॉमिक सब्सटेंस। जबकि लीगल फॉर्म का मतलब क्या है कि वो जो ट्रांजेक्शन है उसको हमारे जो लॉज हैं, जो हमारे मुल्क में कानून है, वो उस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से डिफाइन करता है। अब अगर किसी ट्रांजेक्शन को लॉ जो डिफाइन कर रहा है उसका मतलब अलग निकल रहा है लेकिन उसका जो कमर्शियल पर्पस था वो कुछ और है, तो फिर हम कमर्शियल पर्पस को देखते हुए उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लीगल फॉर्म को इग्नोर कर देंगे। और जहां पर हमारी लीगल फॉर्म और इकोनॉमिक सब्सटेंस सिमिलर हो वहां पर हम वैसे ही एक ट्रांजेक्शन, क्योंकि दोनों तो सिमिलर ही हो जाएंगे, तो हम ट्रांजेक्शन को फिर भी इकोनॉमिक सब्सटेंस के लिहाज से ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मसला सिर्फ कब आता है जब हमारा इकोनॉमिक सब्सटेंस और लीगल फॉर्म डिफरेंट हो। ऐसे केस में हम इकोनॉमिक सब्सटेंस को तरजीह देते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि असलम कंपनी ने यूनिवर्सल कंपनी से एक कार लीज पर ले ली। लीज मतलब आप सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो किराए पर ले ली। और किराए की जो शराइत है, वो जो एग्रीमेंट में उन्होंने शराइत लिखी है वो क्या है कि भाई जो हमारे पास कार है उसकी लाइफ टोटल 10 साल है, यूजफुल लाइफ 10 साल है, 10 साल के बाद ये यूजफुल नहीं रहेगी। और असलम कंपनी ने 9 साल के लिए कार जो है वो लीज पर ले ली है। और ये कार जो असलम ने लीज पर ली है 9 सालों में असलम जिस तरीके से चाहे इसको यूटिलाइज कर सकता है, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, इसके अंदर जो है वो और भी चेंजेस ला सकता है। और वो इस कार की क्वार्टरली पेमेंट भी करेगा, हर क्वार्टर में इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा। और ये सारी पेमेंट की अगर आज की वैल्यू निकालें तो वो कार की कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा ये जो ऑनरशिप है वो यूनिवर्सल कंपनी के पास ही रहेगी, असलम कंपनी ऑनरशिप नहीं लेगा कार की। अभी जब लीज टर्म पूरी होगी 9 साल तो ये कार जो है असलम कंपनी को वापस कर दी जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो ये जो कार है ये असल में यूज कर ही कौन रहा है, ये असलम कंपनी ही यूज कर रहा है। असलम कंपनी अपने मुताबिक इसके अंदर तब्दीलियां ला रहा है। इसकी लाइफ का एक कंसिडरेबल पार्ट, तकरीबन 90% पार्ट जो है वो असलम कंपनी खुद यूज कर रहा है। और असलम कंपनी ने नियरली इसकी पूरी पेमेंट भी किसको कर दी है, यूनिवर्सल कंपनी को, क्योंकि अभी जो वो पेमेंट करेगा फ्यूचर में सारी उसकी प्रेजेंट वैल्यू इसकी आज की कॉस्ट के बराबर है। तो अगर हम इसकी लीगल फॉर्म देखें तो कानून क्या कहता है कि भाई इसकी ऑनरशिप क्योंकि यूनिवर्सल कंपनी के पास है, इसी वजह से ये एसिड किसका है, यूनिवर्सल कंपनी का है, असलम कंपनी का नहीं है। और जब एसिड असलम कंपनी का नहीं है तो असलम कंपनी इस एसिड को रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ये कानून कहता है। जबकि इकोनॉमिक सब्सटेंस ये नहीं कह रहा। इकोनॉमिक सब्सटेंस ये कह रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसको करने का पर्पस क्या था। इस ट्रांजेक्शन को करने का पर्पस ये था कि जो कार है इसके साथ सारे के सारे तकरीबन बेनिफिट कौन ले ले, असलम कंपनी ले ले। और आपको मालूम है एक एसिड होता क्यों है, एसिड होता है बेनिफिट देने के लिए, और इसका सारा तकरीबन बेनिफिट किसके पास जा रहा है, असलम कंपनी के पास। तो इस एसिड के जो बेनिफिट्स हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, असलम कंपनी। इसके अलावा इसने तकरीबन कार की पूरी पेमेंट भी कर दी है, उसकी लीज पेमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इस कार की कॉस्ट के बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एसिड है असल में है ही ये असलम कंपनी का इकोनॉमिक सब्सटेंस के लिहाज से। तो फिर अकाउंटिंग ये कहती है कि लीगल फॉर्म को इग्नोर कर दो और लीगल फॉर्म के मुताबिक इस एसिड को असलम के पास रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक सब्सटेंस ये कहता है कि लीगल फॉर्म को इग्नोर कर दो और इस एसिड को असलम की बुक्स में रिकॉर्ड करो और इसकी लाइबिलिटी भी असलम की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर दो, एज इफ के ये एसिड असलम ने क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। दिस इज
सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि सब्सटेंस को हम तरजीह देते हैं लीगल फॉर्म पे। ओके, तो ये प्रिंसिपल हम पर्टिकुलरली कब हमारे लिए यूजफुल होता है, जब लीगल फॉर्म जो है वो हमारी इकोनॉमिक सब्सटेंस को सही तरीके से वाज़ेह नहीं कर रही होती, लीगल फॉर्म कुछ और कह रही होती है और अकाउंटिंग सब्सटेंस कुछ और कह रहा होता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि अकाउंटिंग ये कंसीडर करती है कि किसी एसिड के रिस्क एंड रिवार्ड उस किसके पास है, किसके पास उसके रिस्क एंड रिवार्ड है। रिस्क का मतलब क्या है, उससे रेलेवेंट पेमेंट्स, उसकी कार की पेमेंट करेगा, कार की रिपेयरिंग करवाएगा और कार के जो है वो मेंटेनेंस का काम होगा सारा, ये कौन करेगा, ये असलम कंपनी करेगा। रिवार्ड भी असलम कंपनी के पास है कि इस कार से मिलने वाले सारे के सारे बेनिफिट असलम लेगा, हालांकि ऑनरशिप किसके पास है, यूनिवर्सल कंपनी के पास। तो अकाउंटिंग ऑनरशिप को कंसीडर नहीं करती, अकाउंटिंग कहती है ऑनरशिप होना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि रिस्क एंड रिवार्ड किसके पास है। तो अगर रिस्क एंड रिवार्ड असलम के पास है, जबकि ऑनरशिप किसके पास है, यूनिवर्सल कंपनी के पास, तो लीगल फॉर्म अलाउ नहीं करता कि इस जो एसिड को जो है वो असलम कंपनी रिकॉर्ड करे। लेकिन अकाउंटिंग कहती है नहीं, इसका सब्सटेंस जो है, इसका इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो सारे असलम ले रहे हैं। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम इस एसिड को असलम के पास रिकॉर्ड करेंगे न, और असलम ही इस एसिड को के सारे बेनिफिट लेने का हकदार है। तो हम इसको असलम के पास रिकॉर्ड कर लेंगे। और दिस इज द एक्सप्लेनेशन with one example of substance over form. There are many numerous examples which can be given, but the time is short, that's why I've given you one example. And whenever you find in accounting that legal form is different and economic substance is different, and so you will consider the economic substance and you will record the transaction as per the economic substance of the transaction. Jazakallah.